नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीट 2022 का जो पेपर हुआ था उसके कंप्लीटली सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। और हम आंसर की के बारे में तो कंप्लीटली देखो, आपको पता ही है कि जो बोर्ड की आंसर की वो आई वो आपने मिलाई दी है और आपने देखा भी करा होगा। लेकिन आज कंप्लीटली मैथमेटिक्स के जो 30 क्वेश्चन है 2022 ए सीरीज के, तो वो सारे कंप्लीटली सॉल्यूशन से डिस्कस करने वाले हैं अपन। तो कंप्लीटली सॉल्यूशन से बात करेंगे अपन 91 से लेकर 120 तक 30 क्वेश्चन तक जिनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको गौर से देखिए आप। तो 91 जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नंबर्स टॉपिक होता है, संख्या है, वहां से पूछा गया था। क्वेश्चन ये था आपका, निम्न से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है। तो सही अभाज्य गुणनखंड मतलब टुकड़े करने थे, और आप जानते हैं अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं आपके। अभाज्य गुणनखंड मतलब टुकड़े होते हैं आपके। तो टुकड़े किस प्रकार के होते हैं देखिए आप। तो टुकड़े अपन 420 के टुकड़े कर सकते हैं। तो टुकड़े इस प्रकार के होते हैं, जैसे 15 सत्ते 105, और 105 को अगर आप 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 210, और 210 को भी अगर 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 420। बिल्कुल सिंपल बात है। तो मतलब आपको आगे बिल्कुल भी चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ए। तो बिल्कुल सिंपल ये है, क्योंकि टुकड़ों का मतलब होता है कि जितने भी टुकड़े आपको दे रखे इन सबको गुणा करने के बाद डायरेक्ट क्या आना चाहिए 420। तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके मतलब अभाज्य गुणनखंड है, संख्याएं सारी अभाज्य होना चाहिए, जैसे 2 3 5 7 11 13। ये बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर आपका 91 था। अब 92 के बारे में बात कर लेते हैं। 92 जो क्वेश्चन आपका है उसको गौर से देखिए आप। 92 क्वेश्चन आपका लसा मासा से पूछा गया था, और लसा मासा जो क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी। और क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए आप, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापचय मतलब एलसीएम दे रखा था आपको 7, एलसीएम आपको 7 दे रखा है, महत्तम दे रखा था आपको 5। मतलब एलसीएम जो है वो आपको दे रखा था 7 और एचसीएफ है वो दे रखा था आपको 5। तो निम्न में से वह संख्या कौन सी है, मतलब आपको संख्याएं बतानी थी। ऐसी दो संख्याएं आपको ऑप्शन से ढूंढनी है जिनका मस है जो कॉमन वैल्यू वो 5 आ जाए और एलसीएम जो वो कितना आ जाए 60 आ जाए। तो अगर आप देखोगे यहां से, तो 20 में से देखो अगर कॉमन निकाले अपन, अगर 5 का पौना बोले तो 4 बार चला जाएगा, और 5 का बोले तो 6 बार चला जाएगा। ठीक है भाई। तो देखो अपन क्या आपके सामने मस तो 5 आ रहा है, इनका मस कितना आ रहा है बताओ 5। तो मस 5 आ रहा है, लेकिन 6 और 4 अगर इनकी बात करें लसा भी 7 आना चाहिए इसका, है ना। तो देखो इनका लेंगे अपन, 5 का अपन ने पहले निकाल ही दिया, तो 4 और 6 मस निकाल दे। तो 2 का पाना बोलिए 2 बार, अरे 3 बार। तो ये क्या होगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना होता 12, और 5 का 12 पंजे 7। मतलब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं। 20 और 30 वो दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम तो कितना है बताओ 60 है, और एस से कितना आपका 5 है। तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल सिंपली जो एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया था। अगर आप नोटिस करेंगे सारे 30 क्वेश्चन जो अपन बताएंगे, तो प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन लिया गया है। तो 2025 में जब आप पेपर देंगे तो इसका एनालिसिस 100 क्वेश्चन करना, हर चैप्टर को काम में लिया गया है और हर चैप्टर से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल ही बात है। देखो कई लोग फर्स्ट लेवल के अंदर ये बात कहते रहते हैं, कई टीचर्स कहते हैं कि अनुपात समानुपात जो टॉपिक है वो सिलेबस के नहीं है, सिलेबस में अनुपात समानुपात कहीं दे नहीं रखा है। लेकिन मैं बता दें आपको, पुराने पेपर अगर आप उठाओगे तो हर पेपर के अंदर अनुपात समानुपात क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये 100% है कि जो टॉपिक देखो क्या होता है कि जो टीचर्स पहले से पढ़ा रहे उनको इस बात का पता होता है कौन सा टॉपिक एग्जाम के अंदर पॉसिबल है। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन देखिए आप, यदि 1:5:7 के अनुपात में दे रखा है आपको, एक अनुपात जो आपका वो किस अनुपात में बताइए 5:7 के अनुपात में है। तो 5:7 के अनुपात में अनुपात दे रखा है आपको, तो उसको देखिए आप, देखिए 5:7 के अनुपात में दे रखा है आपको अनुपात, इसको नोटिस कीजिए आप। देखो और आपको बोला परपद 35 है, क्या बोला आपसे परपद 35 है, तो उसका पूर्व पद याद कीजिए। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज बिल्कुल देसी इंग्लिश लैंग्वेज का या शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है। तो परपद और पूर्व पद, तो आप कह सकते हैं कि पूर्व पद होता है पहले जो लिखा होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और बाद में लिखा होता है वो परपद होता है। तो पूर्व पद आपका आगे वाला है, मतलब ये 5 ये पूर्व पद है, और ये क्या आपका परपद है। तो आपसे पूछा है कि परपद जो है वो 35 है, परपद कितना आपका 35 है, मतलब ये 35 है। तो इसको 35 करने के लिए आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा आपको। तो अगर इसको 5 से गुणा किया तो दोनों अनुपातों को 5 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ 25। अगर आपने पर पद को 5 से गुणा करके 35 आना है, तो पूर्व पद को भी 5 से गुणा करके क्या बनाना पड़ेगा आपको 25। देन आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर ए। ये जो क्वेश्चन था अनुपात समानुपात के बेसिक जो होता है शुरुआत का, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 93 इस प्रकार का था। अब आ रहे थे क्वेश्चन नंबर 94 पे,
और 94 जो क्वेश्चन था, एक और बात देखो आपने नोटिस करी होगी कि आपने देखा होगा ये एक एक नियम जो अपन बोलते हैं, ये क्वेश्चन एक एक नियम से मान लेते हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समय और कार्य का क्वेश्चन है। तो अपन हमेशा कहते हैं कि जब एक एक नियम पढ़ाते हैं फर्स्ट लेवल वालों को, ये बात हमेशा कहते हैं कि एक एक नियम के अंदर टाइम एंड वर्क आ जाता है। और आप अगर फर्स्ट लेवल का सिलेबस देखेंगे तो आप ये बात जरूर नोटिस करेंगे कि टाइम एंड वर्क कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से दिया। देखो क्वेश्चन ये है आपका कि 4 आदमी एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है। तो 4 आदमी M1 D1 बराबर M2 D2, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। M1 D1 बराबर M2 D2, ये लिख दिया अपन ने। 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो D बराबर आ जाएगा आपका 8 दिन। सिंगल लाइन क्वेश्चन है, तो 8 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं बताओ? 8 दिन में। बिल्कुल सिंपल है और काफी इजी है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक एक नियम जो टॉपिक दे रखा है उसके अंदर से था। तो आप पढ़ते हुए साथ में ये भी आकलन करते जाइए दोस्तों कि कौन से चैप्टर से कैसा कैसा क्वेश्चन पुटअप किया गया था और हर चैप्टर को इस्तेमाल किया गया है। तो 2022 की ए सीरीज का पेपर है जो अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 95 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से और प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा है आपको। देखिए आप, क्वेश्चन ये है कि 329 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्रय मूल्य आपसे पूछा है, तो क्रय मूल्य निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप जानते हैं क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य 100 अपन प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको? 339 गुणा 100 बता लाभ हो तो नीचे 100 में जोड़ के लिखते हैं और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखते हैं। तो यहाँ पर 6% की हानि नजर आ रही है आपको, तो 6% की हानि है तो आपको 100 में से घटा के लिखना पड़ेगा। तो 100 में से घटा के 6% लिखा तो कितना आ गया आपका? 94। ठीक है, तो 94 अपन ने लिख दिया। आप बताइए जो भी संख्या से कट रहा है उनको काट देंगे अपन और आंसर हो जाएगा आपका। तो देखो पुटअप वेरिएंट है, जो भी संख्या है जिसको काट देगा, 3 से काटो 3 से नहीं कटेगा। संख्या है देखो आप, और 2 से भी नहीं कट रहा है ना। संख्या है देखो पॉइंटों में दे रखा है आंसर, तो पॉसिबल है जो भी संख्या आप काटोगे उनसे बन जाएगा। 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। ठीक है, तो 97 बार ये कटेगा 50 बार। अब संख्याओं की बात करें पर लगभग काट लो आप और लगभग आंसर दे सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें संख्या दे रखी है और पॉइंट में दे रखी है। ठीक है, तो 47 में अगर आप 3 का पारा बोले तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, तो 47 ऐसी संख्या हो जाएगी। तो लगभग काटो 47 से, जैसे अपन इसके आसपास की संख्या कौन सी बताओ? 50 है। इस बार संख्या कौन सी बताओ? 50। और 50 का पारा आपको आता है, तो 50 का पारा अगर आप बोलते हैं तो कितनी बार? 6 बार। कितनी बार बताओ? 6 बार। तो 6 बार तो लगभग जाएगा आपका, और ये कम है थोड़ा, तो लगभग मैं 7 के आसपास लेता हूं, तो ये लगभग रहेगा 7 पंजे 35, मतलब 350 का। कितना रहेगा? 350, जो कि मैंने ज्यादा लिया है, मतलब 350 से कम आना चाहिए थोड़ा, है ना। और पॉइंटों में आंसर बनेगा, तो 350 से थोड़ा कम बनेगा, क्या बनेगा? इन दोनों में से चांस बनते हैं, है ना। तो लगभग आंसर बन जाएगा 310 इनमें से। तो आप डायरेक्टली आप क्या कर ले, आप गुणा कर लेना और गुणा करके 47 का भाग लगाना, इन दोनों में से आंसर बन जाएगा, इन दोनों के चांस नहीं बनते। ठीक है भाई, तो जो भी बने क्योंकि आंसर पॉइंटों में आएगा, तो इस प्रकार से पॉसिबल है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 95। अब 95 के बाद आगे बात करेंगे अपन 96 की। ये 96 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें औसत से क्वेश्चन है। 3 संख्या का औसत दे रखा है आपको 40। 3 संख्या का औसत कितना दे रखा है? देखिए आप स्क्रीन पे, 3 संख्या का जो औसत है वो 40 दे रखा है आपको। देखिए, तो 3 संख्या का औसत 40 है, यदि उनमें से 2 संख्या का औसत 38 है तो 3 संख्या ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 40 है। अगर औसत 40 है तो योगफल कितना हो जाएगा? 3 से गुणा कर देते हैं, तो 3 चौक कितना हो जाएगा आपका? 12, मतलब 120। उनमें से 2 संख्याओं का औसत 38 दे रखा है आपको, तो 2 को 38 से गुणा कर दो, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं अगर संख्या को हम औसत से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है बताओ? योगफल आ जाता है। तो 8 दूनी 16, 8 1, 3 दूनी 6, अरे कितना होगा आपका? 7। ठीक है, तो ये तो होगा 3 का, अरे किसका होगा बताओ? 2 का होगा, है ना। अब यहां से तीसरी संख्या आपसे पूछी तो तीसरी संख्या निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये ऊपर वाले में से इसको घटा देंगे। 13 से लो 10, 10 में 4 हो जाएगा, और 11 में से अगर 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ आपका? 4। तो आपने कह दिया आपका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 44। देन आंसर इज 44। बिल्कुल सिंपली औसत से आया हुआ इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 96। अब आ जाते हैं अपन 97 पे। जो 97 जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है दोस्तों। तो साधारण ब्याज से कैसा क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किया गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप, 3000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ठीक है, कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो 3000 रुपए, कितने रुपए बताओ? 3000 रुपए 2 वर्ष 11% साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी? मतलब आपसे क्या पूछी बताओ? कितनी धनराशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्र धन पूछा आपसे।
3,000 रुपए 2 वर्ष के लिए ज्ञात साधन ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब देखो मिश्रधन पूछा है, क्या पूछ लिया बताओ, मिश्रधन। तो पहले ब्याज निकाल लेते देखो। तो ब्याज क्या होता है आपका, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका। अब आप कह सकते हैं 6, तो ये हो जाएगा 6 से गुणा कर दिया तो 660। 660 तो ब्याज आ गया। अब मूल राशि कितनी थी आपकी 3,000। अगर इसमें मूल राशि 3,000 और ऐड कर दीजिए आप, तो मिश्रण आ जाएगा आपका 3,660 रुपए। मिश्रण कितना आ जाएगा 3,660 रुपए। बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली क्वेश्चन पूछा था, जो आपने आसानी से कर दिया। तो ये था आपका साधारण ब्याज से क्वेश्चन जो पुटअप किया गया था आपका। अब इसके बाद अपन बात करेंगे 98। इसको गौर से देखें। तो ये क्वेश्चन भी आपका साधारण ब्याज से था। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि साधारण ब्याज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जब 2022 वाला पेपर था उसके अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन को गौर से आप पढ़िए पहले, फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, 2100 रुपए मूलधन है, 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर बताइए। तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर आपको बताना है। तो कुछ चीजें कॉमन है, तो कोई ब्याजों का अंतर बताना है आपको, नोटिस कीजिए। तो मूलधन कितना बताओ 2100 रुपए, दर भी सेम है 8 है ना, और बटा 100 रहेगा, वो भी सेम रहेगा देखो। तो लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। तो 3 वर्ष के लिए तो ये हो जाएगा ब्याज, है ना, और 2 वर्ष के लिए जो ब्याज रहेगा ये सेम ये रहेगा 2100 गुणा 8 बटा 100, और 2 वर्ष के लिए ये हो जाए। ठीक है भाई। तो जो कॉमन वैल्यू उनको कॉमन निकाल दो, 3 में 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 1। ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये कॉमन वैल्यू है 21 गुणा 8 बटा 100, और कोष्टक के अंदर बचेगा 3 माइनस 2। ठीक है भाई, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इससे 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बताओ 1। अब आप काट सकते हैं जो भी कट रहा है, तो लगभग पॉसिबल है जो आंसर दे सकते हैं अपन। देखिए तो 21 का आसपास है ना। 3 साधारण ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो 2100 रुपए आप 2 वर्ष और 3 वर्ष साधारण ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याजों का अंतर ही निकाल रहे हैं। तो 1 अट्टे 8, और 8 दूनी कितना होता है आपका 16। 8 दूनी कितना हो जाएगा आपका 16, और 100 का भाग लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन इस प्रकार से लिख दिए इन्होंने, साधारण ब्याज का अंतर ही आपसे पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा 16.8। ये साधारण ब्याज थोड़ा सा संख्या में, हाँ ये अपन 2100 लिखना था यहाँ पर, तो 2 जीरो अपन मिसिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो 2 जीरो और लगा दीजिए यहाँ पर, और तो 2 जीरो यहाँ लगा देते हैं अपन। तो 2 जीरो से और गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2100 लिखना था अपन, 2100 नहीं लिखा यहाँ पर, है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी आपकी, और 21 को 8 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 1 अट्टे 8 और 2 अट्टे 16 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 168। तो 168 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली। तो 2100 रुपए 8 गुणा 100, ये काट देते भले आप 2 जीरो 2 जीरो करते थे, 21 अट्टा 168 रुपए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अब ये हो गया आपका, और इसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 99 की। ये क्वेश्चन लाभ आने से पूछा था भैया। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए आप गौर से, फिर बताते हैं अपन क्या कह रहा है। देखिए एक साइकिल 1800 रुपए में खरीदकर 12% लाभ पर बेची गई, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो खरीदी कितने भैया 1800 रुपए में खरीदी, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, है ना, गुणा 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत 112। ठीक है भाई। तो आप क्या करेंगे, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, है ना, और 112 को 18 से गुणा करते ही विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका। तो विक्रय मूल्य होगा 112 गुणा 18। 18 दूनी कितना होता है आपका 36। तो हासिल कितना हो जाएगा आपका 3। 18 कम 18, 18 3 कितना हो जाएगा बताओ, और 21। हासिल कितना हो जाएगा बताओ 2, और 18 कम 18 और 2 कितना हो जाएगा बताओ 20। तो 2000 कितना हो जाएगा बताओ आपका ये 16। तो आंसर हो गया आपका 2016। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली, जो कि क्वेश्चन था आपका लाभ आने से। तो एक बात तो दोस्तों अगर आप साथ के साथ नोटिस करते हैं कर रहे हो, तो लाभ आने से जो क्वेश्चन पूछने के चांस है आपके 3 के आसपास पॉसिबिलिटी देख सकते हैं आप लाभ आने से, है ना। 3 के आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री से भैया। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो ज्योमेट्री से, गौर से देखिए। अगला क्वेश्चन जो पुटअप किया गया था वो ज्योमेट्री से है। तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन ये बोला था आपसे कि दिए गए चित्र में ए का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपसे ए का मान पूछा था, मतलब ये जो ए दिख रहा है आपका, इसका मान आपसे पूछा गया था। और आपको हमेशा बताते हैं कि ए की रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 40 है, ये 90 है, 130 तो पहले हो गया आपका। तो ये कोण कितना डिग्री बच गया फिर आपका 50 डिग्री। कितना बच गया बताओ 50 डिग्री। तो 50 डिग्री कोण है, और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है बताओ, शीर्षाभिमुख कोण। जो कोण आमने सामने बनते हैं उन कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आप कह सकते हैं 5a बराबर 50। तो a बराबर आ जाएगा भैया आपका 10 डिग्री। ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 डिग्री। देन आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल सिंपली और इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर ज्योमेट्री का 100 था आपका। आप साथ के साथ लिखते भी रहिए ताकि आराम से कर सके यहाँ पर।
बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको कैसे क्वेश्चन आया। कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए अलग से कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है, कोई आंसर नहीं लगाना है, कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे दोस्तों। अगला क्वेश्चन था वो सिंपल मैथमेटिक्स था। यदि 1 वर्ग मीटर बराबर x है तो, और ऐसा बोला आपको 1 वर्ग मीटर का जो मान है आपका दे रखा है, ये 1 वर्ग मीटर है, देखो 1 वर्ग मीटर दे रखा है आपको, उसका मान दे रखा है आपको, ये देखो 1 वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है आपको x, वो वर्ग मीटर, हाँ x वर्ग मीटर, ये देखो x वर्ग मिलीमीटर के बराबर है, x वर्ग मिलीमीटर, तो मिलीमीटर के बराबर हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। मिली का मतलब क्या होता है बेटा 10 की पावर -3, तो मिली वर्ग मिलीमीटर ऐसा बोलते हैं, तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, हाँ बराबर है। तो x की वैल्यू आपसे पूछिए, तो 10 की पावर -3 है, इसको नीचे घुमा दीजिए, तो नीचे घुमा देंगे, देखो यहाँ पर 10 की पावर -3 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बटा ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर दोनों साइड कटी जाएगा, 10 की पावर -3 ये घुमा दिया। ये सिंपल था मात्रक का, कहते हैं ना अपन, है ना, सिंपल मात्रक को भी क्वेश्चन था डायरेक्ट ही, और 10 की पावर -3 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 10 की पावर 3 आएगा, और 10 की पावर 3 का मतलब होता है बेटा 1000, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है आपका 1000, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताओ 1000। बिल्कुल सिंपल है, जो x का मान आपसे पुटअप किया गया, तो मिलीमीटर और तो मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, तो ये था आपका क्वेश्चन, बिल्कुल मात्रक बता और काफी इजीली था, यह था क्वेश्चन नंबर 101। अब 101 के बाद भैया आ जाते हैं अपन 102 पे, और 102 नंबर जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन ये था का 15 वर्ग मीटर सेक्टरफल है, 15 वर्ग मीटर क्या है सेक्टरफल है किसका, तो इसमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा आपको एक, तो एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, और 15 मीटर भुजा का अगर वर्ग है आपका तो इसका सेक्टरफल तो आप नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि वर्ग का जो सेक्टरफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, तो आप कह सकते हैं कि इसका 15 का स्क्वायर भैया 225 होता है, तो ये तो हो गया है ना। 3 वर्ग मीटर जिसकी प्रत्येक की भुजा 5 मीटर, देखो 3 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा कितनी हो 5, अब 5 मीटर भुजा का वर्ग हो तो एक का क्षेत्रफल कितना होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 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 और 5 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अब देखो तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 25, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, और 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपन 3 बार ले लिया आपके साथ, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 25 25 और 25, यानी कितना होगा बताओ 75, तो क्या हो सकता है 75 नहीं है, क्योंकि 15 वर्ग मीटर ये भी गलत हो गया। अब देखो 5 वर्ग जिसकी भुजा 3 मीटर है, 5 वर्ग जिनकी भुजा कितने 3, तो 3 3 कर 5 कैसे ज्यादा हो रहा है 9 9 होगा, तो 9 गुणा 5 कितना होगा 9 5 45, ये भी दिक्कत हो रहा है। अब 15 वर्ग जिसकी प्रत्येक की भुजा कितनी है 1 है, तो 1 मीटर भुजा का वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होगा, इस प्रकार आप 15 से गुणा करते हैं 1 गुणा 15 बराबर 15 वर्ग मीटर, इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सिंपली और काफी इजीली कर सकते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 102। अब आ जाता है 103 पर जो घनाभ दिख रहा है आपको, तो घनाभ वाली आकृति इसमें क्या पूछा है वो क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा। देखिए तो क्वेश्चन में क्या पुटअप किया गया है, देखिए दी गई आकृति का आयतन बताइए, और आयतन क्या घनाभ का आयतन क्या होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो फोटो में दे रखी है आपको, इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, तो आपसे क्या बोला है 2y गुणा y गुणा 3y, है ना, बिल्कुल सिंपल। तो 3 को 2 से गुणा कितना है 6, और y को 3 बार गुणा किया तो y क्यूब, तो ये हो गया 6y क्यूब, आपका आंसर बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली करके दोस्तों, बिल्कुल आसानी से हो गया आपका। अब इसके बाद आगे देखिए आप और क्वेश्चन कैसे बने वो देखिए, देखते रहिए। अब जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं वो आपके अपन कहते हैं ना आपके सामने जो एंड में 7-8 क्वेश्चन जो पुटअप किए जाते हैं वो डायरेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं आपके, और थ्योरेटिकल कैसे होते हैं आपके जो अपन टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ाते हैं गणित के उनमें से क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है बहुत प्यारा सवाल है, पढ़िए आप लैंग्वेज, क्वेश्चन अच्छा है, क्या बोला है, संगीत मानव के अवचेतन मन का अंकगणित की संख्या संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है, ये कथन गणित के कुछ मूल्य से संबंधित है। तो भैया ये जो कथन है ना गणित के किस मूल्य से संबंधित है, तो ये है कलात्मक मूल्य, क्योंकि कला होती है यहाँ क्या होती है बताओ कला होती है, और जहां पर कला होती है वह कलात्मक मूल्य से संबंधित होता है ना। तो क्योंकि तो संगीत क्या है एक कला है, तो कलात्मक मूल्य से संबंधित है, तो आंसर होगा आपका कलात्मक मूल्य। कौन सा मूल्य होगा भाई, कलात्मक मूल्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो गया आपका 104 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं 105 में, तो 105 नंबर क्वेश्चन है ये देखा RICE एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज दे रखा है आपको, आकृति में देखे माप के आधार पर समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो समचतुर्भुज का परिमाप का सवाल आ गया नीचे, तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालेंगे, और आप जानते हैं कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है,
और चारों भुजा बराबर होती है तो 4 से गुणा कर दो, परिमाप हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब आपको देख क्या क्या रखा देखिए, तो जो आपको दे रखा है उसको नोटिस कीजिए। देखिए तो आपको दे रखा है, देखो एक तो ये 12 दे रखा है, नोटिस करेंगे आप, RICE एक समचतुर आकृति दिए गए आधार पर समचतुर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अगर आप नोटिस करेंगे देखो यहाँ पर अलग अलग दे रखा है सारी चीजें, तो आप 1/2 विकर्ण की बात करें तो विकर्णों से अपन क्या निकाल सकते हैं, देखो भुजा निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो अगर हम बात करें तो ये तो 5 दे रखा है ना, दे रखा है आपको, ये 12 दे रखा है, तो ये 5 है यहाँ से यहाँ तक का। तो आप जानते हैं कि ये आधा विकर्ण है, ये आधा विकर्ण है, ये 5 है 12 और ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है ECO कह सकते हो। तो ये 5 है 12 भी कितना हो जाएगा बताओ, आपका 13 हो जाएगा। तो 13 इसकी क्या हो गई बताओ, भुजा हो गई। और परिमाप क्या होता है आपका, भुजा का 4 गुना, तो 13 को 4 से गुणा करो, 13 कितना होता है 52। तो आपका जो परिमाप होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 52। बिल्कुल सिंपल है, जो आगे की बात है x + y, x + 2xy ये दे रखा है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, इनका कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल सिंपल है और काफी इजीली। तो समचतुर्भुज से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पुट अप किया गया था, ये था अगला क्वेश्चन। और आगे बात करें मैं आपके सामने, तो फिर आपकी जो टीचिंग मेथड है मैथ के उससे क्वेश्चन है। और मैं हमेशा कहता हूं अपन टोटली जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं और आपने मेरी वीडियो पे देखेंगे यूट्यूब चैनल मेघराज गुरुकुल पे, तो वहां पर हमेशा बताया आपको टोटल 9 अवधारणाएं डाली थी अपन ने वीडियो में, उनमें से एक अवधारणा एग्जाम हमेशा आती है। इस बार भी मैं कह रहा हूं आपको कि मेरा एक वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसमें 9-10 अवधारणा मैंने बता रखी ऐसी, उनमें से एक अवधारणा 100% पेपर में आती है, इस पेपर में आएगी, ये गारंटी देख लेना। तो गणित सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, तो ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन कहने वाला था भैया ओगबेन। तो ऐसे 9 कथन बताए मैंने आपको और एक कंप्लीटली वीडियो बनाया जो मेरे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो गणित सभ्यता या संस्कृति का दर्पण है, तो ये कहा था भैया ओगबेन, ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति था वो ओगबेन था। ठीक है भाई, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 107 आ जाइए। निरीक्षण करो और सीखो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, तो निरीक्षण करो और सीखो इस पर कौन सी विधि आधारित है, तो निरीक्षण करो सीखो, पहले तो निरीक्षण करो, आप क्या करो बताओ, सीख जाओ, है ना। तो ये प्रयोगशाला विधि, कौन सी विधि है बताओ, प्रयोगशाला विधि है। तो निरीक्षण करो और सीख लो, तो देखो निरीक्षण करना पड़ता है, कोई भी प्रयोगशाला में अपन काम करते हैं तो पहले तो प्रैक्टिकल करते हैं और फिर सीखते हैं, तो वो कौन सी विधि हो जाती है, प्रयोगशाला विधि हो जाती है। तो ये हो गई आपकी प्रयोगशाला विधि। अब इसके बाद आगे देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 8 बोला प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण करने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है, तो कौन सी व्यवस्था लागू नहीं होती है बताओ। तो अपन बात करें ऑप्शन मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन और व्याख्यान। तो प्राथमिक स्तर पर खेल खेल में गणित शिक्षण कराने के लिए कौन सी व्यवस्था लागू नहीं, व्याख्यान लागू नहीं होती, क्योंकि छोटे बच्चों को व्याख्यान में दिक्कत होती है, तो व्याख्यान लागू नहीं होती। कौन सी विधि लागू नहीं होती बताओ, व्याख्यान नहीं होती। ठीक है, इसलिए ये लगा लीजिए आप। अब आगे देखिए आप, निदात्मक प्रश्न का उद्देश्य है, देखो ये भी गणित शिक्षण से क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ये बोला आपका निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है शिक्षण की कार्यस्थल का लगाना, बालकों के विभिन्न कौशलों का विकास करना। तो बालकों को विभिन्न कौशलों का विकास कर सकते हैं पर इसके माध्यम से, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं बालकों को विभिन्न कौशल होते हैं निदानात्मक विधि में उनका विकास करते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसके बाद आगे देख लीजिए 110 नंबर क्वेश्चन भी ऐसा ही है। वर्ग का सेक्टर पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि है, वर्ग का सेक्टर पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो भैया वर्ग का सेक्टर पढ़ाने की सबसे उपयुक्त जो विधि है वो कौन सी विधि है, आपको ये आपसे पूछा है। ठीक है भाई, तो वर्ग का सेक्टर पढ़ाने की सबसे उपयुक्त जो विधि है वो कौन सी विधि है, तो बताइए आगमन है, निगमन है, व्याख्यान विधि है या फिर प्रयोगशाला विधि, कौन सी विधि है भाई, तो व्याख्यान विधि है या फिर प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो अपन बात करेंगे आपके सामने, देखो वर्ग का सेक्टर अगर निकालना हो तो आप व्याख्यान विधि से निकाल सकते हैं, है ना, व्याख्या करके आप हायर स्तर से कर सकते हैं, तो व्याख्यान विधि हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे देखिए गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है, यह देखिए आप गणित में स्लाइड रूल का उपयोग होता है, तो गणित में स्लाइड रूल का जो उपयोग होता है वो कहां पर होता है, ऐसा आपसे पूछा है। देखिए तो गणित में स्लाइड रूल का उपयोग एक ही जगह होता है, गुणन और भाजन करने में। स्लाइड रूल का जो उपयोग होता है वो किसमें होता है बताओ, गुणन या भाजन करने में। तो स्लाइड रूल का जो उपयोग आपके सामने किया जाता है वो गुणन और भाजन करने में किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी गणित शिक्षण से, अगर आप नोटिस करेंगे तो गौर से देखिए। देखिए निम्न से कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंध नहीं है ना, तो गणित की प्रकृति से संबंध किसका नहीं है वो देखिए आप। देखो हाँ, गणित की अमूर्त प्रत्यय की व्याख्या की जाती है, गणित में
सामान्य मान का सेक्टर सीमित है, गणितियों सार्वभौमिक विषय है, संख्या स्थान मापन इत्यादि गणित के आधार पर है। तो देखो निम्न कौन सा कथन प्रकृति संबंधित नहीं है? तो गणित में सामान्यानुमान सेक्टर सीमित नहीं है, इसमें सेक्टर सीमित नहीं होता भाई गणित में, है ना। तो लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये इसकी प्रकृति पे निर्भर नहीं है। तो ये अपने आप में अलग है, ठीक है भाई, तो बिल्कुल अलग है। आगे देखिए, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 113, और क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है उसको देखिए, पढ़िए पढ़िए। शब्द करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर याद है तो कर सकते हो, नहीं तो कर सकते। तो शब्द करिकुलम लैटिन भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से लिया बताओ? लैटिन भाषा। याद रखिएगा, शब्द करिकुलम लैटिन भाषा से लिया गया है। तो गणित में सारणी बनाना किस विशेष उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो देखो, गणित में सारणी बनाना मतलब सारणी बनाते हैं अपन, कोई भी टेबल बनाते हैं, तो टेबल कैसे? कौशल से, अनुप्रयोग से, बोध से, ज्ञान से। तो देखो सारणी टेबल बना रहे हैं, तो क्या अपने कौशल से टेबल बना सकते हैं? ना, क्या अनुप्रयोग से बना सकते हैं टेबल? क्या अपन को कोई बोध हो उससे बना सकते हैं? क्या ज्ञान से? अनुप्रयोगित तो करते हैं, प्रयोग करके बना सकते हैं कोई भी चीज, है ना। तो उस प्रकार से बना सकते हैं अपन। देखिए अब आ गया देखो, 10,20,305 का सही 10,20,305 का सही अंकीय रूप है। तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा बढ़िया है ना। तो देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो ये 10 लाख हो गया आपका। अब 10 लाख के बाद ये 20,000 भी होना चाहिए, तो 20,000 भी हो गया आपका, हो गया 10,20,305। तो ये देखो 10,20,305, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। तो 10,20,305 बिल्कुल सही है। तो 10,20,305 का अंकीय रूप ये होगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सिंपल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 115 आपका, ठीक है। अब आ जाओ 116। अब 116 कहता है अंक 2, 5, 7 और 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। बताइए कि अंतर निम्न में से किस संख्याओं से विभाजित होता है। तो क्वेश्चन संख्याओं से नंबर टॉपिक से पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आप, तो अंक 2, 5, 7, 8 का उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाई। अब इनका प्रयोग करना है, तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है और एक सबसे छोटी संख्या बनानी है। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर करना है। तो इन अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं? और अंकों का प्रयोग करना है अपन को। देखो, तो उपयोग करते हुए सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बनाई। आप उपयोग करने का मतलब देखो, उपयोग करें तो अपन गुणा करें, है ना। इनका जोड़ भी कर सकते हैं, है ना, घटाव भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं। अब बताइए ये अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित होता है? ये विभाजित नहीं होता है। तो ये अंतर किससे विभाजित नहीं होता है, मतलब किसका भाग उनमें नहीं जाएगा, ठीक है भाई। तो अगर हम बात करें आपके सामने देखो, तो इन संख्याओं की, ये देखो 2 का भाग, अगर संख्या को जोड़ गुणा कुछ भी करें अपन, जैसे अपन इनमें 5 का भाग 5 दे रखा है, 5 का भाग जाने की संभावना है ना। 2 दे रखा, 2 का भाग जाने की संभावना है ना। अगर हम 3 की बात करें, देखो आपके सामने 3, तो दोनों में 3 नहीं आएगा, देखो, है ना। अंतर की बात करें तो दोनों में 3 नहीं आएगा, तो 3 की पॉसिबिलिटी इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो संख्या में सोल्व करने वाली बात नहीं कि जोड़ करे, घटाव करे या गुणा करे, तो वो नहीं दे रखा है। तो इसलिए आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 16। अब देखिए आगे 117। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन से विकल्प 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है? कौन से विकल्प 5 का स्थानीय मान क्या नहीं है बताओ? 500 नहीं है। तो स्थानीय मान से कुछ नहीं, नंबर है, आप नोटिस कर रहे हैं, नंबर से 4-5 क्वेश्चन है, तो नंबर से पूछने की तो पॉसिबिलिटी है वो ज्यादा है थोड़ी। तो 4-5 क्वेश्चन नंबर टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ताकि आपकी पॉसिबिलिटी एग्जाम के अंदर काफी अच्छी बने। तो देखो, तो 500 नहीं है, इसमें तो 500 ही दिया, ठीक है। इसके पीछे 2 अंक है, इसमें 500, इसके पीछे भी 2 अंक है, और इसमें 500 क्योंकि इसके पीछे भी 2 अंक है, लेकिन इसका तो 50 भी है, इसके पीछे 1 ही अंक है। तो आप कहते हैं इसमें इसका जो स्थानीय मान है वो क्या नहीं है बताओ? 500 नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 117। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 118 पे। निम्नलिखित में कौन सा भिन्नों का सही अवरोही क्रम है? और आप जानते हैं अवरोही क्रम का मतलब होता है बेटा घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता क्रम। पहले सारे भिन्न सोल्व कर लेते हैं, दशमलव को 2 स्थानों पर देखो, और सारे भिन्न एक जैसी है। तो आप कह सकते हैं 0.50। देखिए अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, बड़े छोटे में चलेंगे, तो 0.50 हो जाएगा। देखिए 0.50 पहला सोल्व किया, 1/2 अपन ने, फिर सोल्व करो आप 2/5, है ना। तो 2/5 सोल्व करके कितना आ जाएगा आपका? 4×5 20, 0.40, और 3/4 सोल्व करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 0.75, और 2/3 सोल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 0.66,
ठीक है। अब आपको अवरोही क्रम में जमाना है। तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम, मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है इसमें आपको? 3/4। फिर इससे छोटा कौन सा है? 2/3। फिर इससे छोटा कौन सा आपका? 1/2। फिर इससे छोटा कौन सा आपका? 2/5। आप देख लो ये किसमें लिख रहा है। तो जिसमें लिख रहा है वो आपका आंसर 3/4, देखो 2/3, 1/2 और 2/5। तो कौन सा ऑप्शन में लिख रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अभाज्य संख्या नोटिस करो, गिनो और जवाब दो, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अगर आप नोटिस करेंगे 1 से 30 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है, 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। तो 1 से 30 के बीच में अभाज्य संख्या की बात करें तो आप जानते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, 23 और 23 के बाद देखो आप जानते 24, 25, 26, 27, है ना, 28 और 29 आता है डायरेक्ट। ठीक है, तो 5 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, है ना। तो कितनी अभाज्य संख्या आती है 1 से 30 के बीच में? 10 हो। कितने हो बताओ? 10। तो आंसर कितना हो गया आपका? 10। बिल्कुल सिंपल और काफी इजी। अब आ जाओ 120 पर लास्ट क्वेश्चन है आपके इस टॉपिक का। तो 30 क्वेश्चन का मेन के जिनमें लास्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा अनुपात सबसे बड़ा? तो देखो, तो मान निकाल सकते हैं आप, मान निकाल के बता देंगे कि कौन सा अनुपात बड़ा है। तो देखो, तो बताइए कौन सा अनुपात बड़ा है, वो बताएंगे अपन। 3 का भाग दीजिए इसमें, है ना। 2 3 6, 1 बचा है, 1 बचा, 3 3 9, 3 3 9 चलता रहेगा, है ना, इस प्रकार से। और इसकी बात करें तब यहाँ देखो 7 का पारा बोलो, 1 से 3 7 21, है ना, ये ले लिया आपने। अब कितना बच गया? 4 और 4 बच गया 40 और 7 पंजे 35, है ना, यहाँ पर आ जाएगा। फिर 9 का पारा बोले यहाँ पर, फिर 4 नाम 36 ज्यादा हो जाएगा, 3 नाम 27, ठीक है। और कितना बचा? 8, 80 हो गया। तो 9 8 72 हो जाए, लगभग 8 के आसपास जाए। और 2 का पारा ऐसा बोलोगे तो 9 दूनी 18, है ना, ये तो क्या बोला है? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा वैसे भी दिख रहा है 1 2 2, 9 दूनी 18, तो 9.5 के आसपास आ रहा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये सबसे बड़ा हो गया, इससे बड़ा कोई मान है। तो ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये ए सीरीज का पेपर था, रेट फर्स्ट लेवल 2022 का, जो कंप्लीट के अपने सॉल्यूशन सेट बताया आपको। अगर आपको और भी बी सी डी सीरीज के 2022 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन वीडियो चाहिए जो आपको डेली मिलेगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं ताकि इसी तरह की बेहतरीन वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप पढ़ सके दोस्तों। धन्यवाद।